हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो कि इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर है और हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा एक मेलस लॉ के ऊपर और ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर, क्योंकि यही दो लॉ पे फार्मूला था, इसी फार्मूले पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, 5, 6, 7 जो भी न्यूमेरिकल है आज करेंगे, क्योंकि बाकी के वीडियो में हमने उसको शामिल करना चाहा लेकिन खुद के वीडियो बहुत लंबे हो गए, तो इसीलिए सवाल को हम अलग से कर दिए। यानी हमें, हालांकि वीडियो वाला लेक्चर कोई ज़्यादा देखता नहीं है, लेकिन हमें कोर्स को कंप्लीट दिखाना है, तो इसलिए हम उसको लेके आए हैं और उसमें सवाल को कैसे हल करेंगे उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हल्के सवाल, बहुत आसान, ब्रूस्टर लॉ पे। ब्रूस्टर्स लॉ जानते हैं क्या होता है? म्यू बराबर tan IP, tan जो है, IP जो है वो ध्रुवण कोण है और म्यू है जिस पदार्थ से रे गुजरती है उसका अपवर्तनांक, मीडियम का अपवर्तनांक। ठीक है ना? और जब ध्रुवण कोण पे रे आपतित कराई जाती है पारदर्शी मीडियम पे, तो उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से समतल ध्रुवित होती है और उस केस में परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, और जो प्रकाश के कंपन भी होते हैं परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होते हैं। तो इतनी बात हमें पता है। फिर मेलस का नियम के ऊपर देखेंगे सवाल, जैसे हमारा बहुत हल्का सवाल है, 4, 5, 6 सवाल है। जैसे कि पहला सवाल है कि प्रकाश की किरण कांच के समतल टुकड़े पर गिरती है ना? प्रकाश की एक किरण समतल कांच के टुकड़े पर गिरती है जिसका अपवर्तनांक 1.62 है, जिसका अपवर्तनांक 1.62 है। यदि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर अभिलंबवत है, किस केस में परस्पर अभिलंबवत होती हैं? जब म्यू इक्वल टू tan IP होता है। तो परावर्तित किरण अपवर्तित किरण परस्पर अभिलंबवत है। लिखा है कि यदि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर अभिलंबवत, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि परावर्तित किरण अपवर्तित किरण परस्पर अभिलंबवत हैं, तो ब्रूस्टर्स के नियम के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार ब्रूस्टर के नियम से, कि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर क्या है? लंबवत है। इसलिए ब्रूस्टर के नियमानुसार म्यू इक्वल टू tan IP। तो यहाँ पे म्यू दिया हुआ 1.62 है, तो अपतन कोण tan IP, तो यहाँ से IP चाहिए, तो tan 1.62। tan 1.62 अगर यही 1.5 होता है तो लगभग 57 डिग्री आता, क्योंकि कांच के लिए 57 डिग्री है
अगर tan 1.62 की वैल्यू है तो वो लगभग 58.3 आती है, 58.3 डिग्री आता है। और यही 1.5 के लिए tan इनवर्स 1.5 के लिए 57 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में इसकी वैल्यू जो पूछेगा अंदर वो दिया रहेगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं धीरे धीरे, है ना। दूसरा सवाल है कि एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरा है अपवर्तन कोण यानी आर, अपवर्तन। पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर लें, अपवर्तन कोण। तो पारदर्शी ध्रुवण कोण पता है, ध्रुवण कोण पर म्यू बराबर tan IP होता है और अपवर्तित परावर्तित किरण के बीच का परस्पर लंबवत होती हैं। तो कहने का मतलब होता है कि R और IP का योग 90 डिग्री होता है। R और IP का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब आपतित किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, कि जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है तो परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण परस्पर अभिलंबवत होती है। परस्पर क्या होती है? अभिलंबवत होती है ना, ध्रुवण कोण के बराबर होता है। तो ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के म्यू बराबर tan IP, तो म्यू निकालना, IP का मान 60 डिग्री है यानी √3, यानी कि म्यू का मान 63 है और √3 है 63 का, इनका 1.732 होता है। तो ये तो म्यू की वैल्यू हो गई। ध्रुवण कोण IP हो, यदि ध्रुवण कोण क्या हो? IP हो, ठीक, तथा अपवर्तन कोण क्या हो? R हो, तो हम जानते हैं कि IP प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। किस केस में? जब वो ध्रुवण कोण पे कोई चीज आपतित होता है तब। तो यहां से R इक्वल टू 90 माइनस IP, तो IP है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये आंसर होते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब म्यू बराबर tan IP हो तो ये पक्का है कि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर अभिलंबवत होंगे, क्योंकि इसके सहारे हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, कि IP इक्वल प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री ये होता है। ठीक, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल है 36 से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो। पानी में लिखा है कि 36 से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो। सूर्य किस कोण पर हो। 36 से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल यानी जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.327 के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो। और इसमें दिया हुआ है कि tan 53 डिग्री बराबर 1.327। सूर्य का प्रकाश ध्रुवित होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो ध्रुवित होने के लिए किस कोण पर गिराना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि ये सवाल के हिसाब से कह रहा है कि ये जो है पानी है, इसमें कह रहा है कि ये 36 से सूर्य की किरणें जो प्रकाश किस कोण पर आपतित हो। मान लेते हैं थीटा, किस कोण पर आपतित हो। ये जो है कौन सा अध्रुवित प्रकाश होता है ना, कि परावर्तित प्रकाश जो है पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो। ये क्या हो, समतल ध्रुवित। तो जाहिर सी बात है अगर ये अभिलंब है तो ये आईपी अभिलंब के साथ आईपी कोण पर, ये भी आईपी कोण होना चाहिए। ठीक, तो आईपी भी बताना है कि किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल के तल पर आवर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो। तो ध्रुवित हो तो है ध्रुवण कोण पे होना चाहिए। तो ये थीटा से कितनी, और थीटा प्लस आईपी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो मेन मकसद हमारा आईपी निकालना। तो थीटा निकल जाएगा कि टोटल 90 है। तो ये जब समतल ध्रुवित होता है तो यहाँ पे ये परावर्तित जो होती है ये भी इससे 90 डिग्री, तो उसकी तो ब्रूस्टर के नियम से यहाँ पे ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है, म्यू बराबर tan IP। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, n दिया है वही म्यू या n 327 बराबर tan IP। यहाँ से IP अगर निकालें तो tan इनवर्स 1.327 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी हो जाएगी 53 डिग्री। तो IP जो ध्रुवण कोण हो गया 53 डिग्री। और फिगर से देखिए कि IP चूंकि IP और प्लस थीटा कितना हो जाएंगे 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 90 माइनस IP हो जाएगा। तो 90 माइनस 53 डिग्री। जब 53 90 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 37 डिग्री बचेगा। थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो 36 से 37 डिग्री पे आपतित होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं थीटा वो कोण हमने मान लिया कि 36 से सूर्य का प्रकाश जो है पानी के तल थीटा कोण पे आपतित होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है इस तरह के। अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। थोड़ा सा ये मेलस के नियम पे आधारित है। मेलस या मेलस का नियम आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेलस के नियम के बारे में हमने कल के वीडियो में बताया हुआ था।
तो आज फिर भी हम बताएंगे उसको मेलस का नियम क्या है और कैसे सवाल को लगाएंगे अगर आता है तो। ठीक है, इस तरह के 2 सवाल हम लेंगे बढ़िया। ठीक है, जैसे है कि एक प्रकाश पुंज के मार्ग में 2 करासित पोलराइड रखे हैं, एक प्रकाश पुंज के मार्ग में। चौथा सवाल है कि एक प्रकाश पुंज के मार्ग में 2 क्रासित पोलराइड रखे हैं, 2 क्रासित पोलराइड रखे हैं। इनमें से किसी एक को 30 डिग्री से घुमा देने पर 30 डिग्री से घुमा देने पर आपतित अध्रुवित प्रकाश, आपतित, पहले पे आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा। आपतित अध्रुवित प्रकाश को I0 मान लेंगे, जो भी मानना होगा। तो आपतित अध्रुवित प्रकाश का, आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा, कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा। चलिए, तो चौथा सवाल ये है कि एक प्रकाश पुंज के मार्ग में 2 क्रासित पोलराइड रखे हुए हैं। ठीक है, क्रासित मतलब उनके प्रकाशित अक्षों के बीच 90 डिग्री का कोण, इनमें से किसी एक को 30 डिग्री घुमा देने पर तो आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने % पास होगा, प्रतिशत में निकालना है। तो जैसे ये प्रकाश किरण के चलने का ये मार्ग है और ये मान लीजिए अध्रुवित प्रकाश है, ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश बीच में 2 पोलराइड रखे हैं क्रासित। मान लीजिए इस प्रकाश की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ये है, ठीक है, और क्रासित रखे हैं तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। ठीक, तभी तो क्रासित हैं। अब इसमें क्या किया गया कि इसकी एक्सिस को ऐसे घुमा दिया गया, यानी इसको, चलिए इसको यहीं रोक दीजिए। इससे जब लाइट पास होगी तो जो इसके पैरेलल है वो पास हो जाएगी और जो इसके लंबवत नहीं, यानी आधा इसकी इंटेंसिटी कट जाएगी। तो मतलब अगर I0 तीव्रता का इस पे प्रकाश गिराया गया तो यहाँ पे इसकी तीव्रता I0/2 होगी, जिसको हम मान लेते हैं I1। अब इसको इस पे गिराया जाता है तो अब मेलस का नियम यही लगेगा कि जो ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश को जब पोलराइड से गिराया जाता है तो जो निर्गत प्रकाश होता है, मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी I2 है, तो ये इस पे गिराया गया है तो ये यहाँ होता, जो गिराया जाता है cos स्क्वायर थीटा। थीटा जो होता है, ये जो वेक्टर कंपन कर रहे हैं वो, और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच का कोण होता है। अब इसे क्या है, चाहे इधर से 30 अंश इधर कर दो चाहे इधर से, तो हमने क्या किया कि इसको 30 डिग्री ऐसे घुमा दिया, यानी कि इसकी जो एक्सिस ट्रांसमिशन वाली हो गई वो ये हो गई। ठीक, मान लेते ये 30 डिग्री हुआ।
अब हम जो ये थीटा लेते हैं, ध्यान देना इस बात पे, जो हम थीटा लेते हैं वो इसके कंपन की डायरेक्शन, ध्रुवित प्रकाश के कंपन की डायरेक्शन, और जो पोलराइड होता है उसके प्रकाशिक, अब उसकी प्रकाशिक अक्ष कौन हो गई, ये, और इसका कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो ये देखिए पोलराइड की अक्ष ये हो गई, ध्रुवित प्रकाश की अक्ष ये हो गई, इनके बीच का कोण लिया जाता है तो कितना हो जाएगा, सॉरी पूरा 90 होगा, 30 कम कर देंगे तो क्या हो गया 60 डिग्री। अब यहां पे रख देंगे 60 डिग्री। I1 की वैल्यू है I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री है। अब यहाँ हो जाएगा I0/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 हो, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी I4 दूना 8 हो गया, क्या हो जाएगा 8। देखिए I0 अध्रुवित प्रकाश है, I2 इंटेंसिटी है, I2 जो है निर्गत प्रकाश है, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निर्गत प्रकाश है जिसको हम लोग I2 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि I2 I0 का कितने % है, कितने परसेंट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये जो निकला वो बटे टोटल गिराया गया गुणे 100, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहां से I2 बराबर I0, यहाँ I2 है ना, I2 यहाँ है, I0 इधर लाइए, I2 और I0 इधर हो गया, ठीक, और बराबर इसमें गुणा 100 करना है ना, I2 बटे I0 इधर लाएंगे, I2 बटे I0 होगा बराबर 1/8। इसी को परसेंटेज में लेना है, तो कहने का मतलब 100 में इससे गुणा कर देंगे तो 100 में इससे गुणा कर देंगे, तो ये परसेंटेज मान भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना है, 100 से। अब इसे आप काटेंगे, 100 में 8 से भाग देंगे तो लगभग 12 दशमलव कितना आना चाहिए, 5, 12.5% इस पूरे प्रकाश की इंटेंसिटी निर्गत होगी, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लगाइए। अब हम चलते हैं एक और आसान से सवाल पे, फिर एक मेलस के नियम पर अच्छा सवाल। बस ध्यान दीजिए कि मेलस का नियम ध्रुवित प्रकाश पे लगता है जब उसे पोलराइड पे गिराया जाता है, थीटा ये भी ध्यान देना चाहिए, पोलराइड के अक्ष जो प्रकाशिक उसकी दिशा और ध्रुवित प्रकाश के कंपन की दिशा के बीच का कोण है। हमने तो इसको 30 उठा दिया तो ये x की दिशा ये है और कंपन की दिशा ये है, तो ये 30 था तो ये 60 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90, और वही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए ये 5वां सवाल। कह रहा है किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 डिग्री हो, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण कितनी डिग्री है, 45 डिग्री हो, तो परावर्तक तल के पदार्थ के, परावर्तक तल के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। क्रांतिक कोण की
गणना कीजिए। ये सवाल है, ये भी अच्छा है। ध्रुवण कोण 45 डिग्री है तो परावर्तक तल के पदार्थ के अपवर्तनांक, तो ब्रूस्टर का नियम लगा दीजिए यहाँ पे। ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है, म्यू tan IP, IP ध्रुवण कोण है, ये तल के पदार्थ का अपवर्तनांक, तल के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर हो जाएगा tan, जबकि IP कितना है 45 डिग्री, इतना, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब जानते हैं कि ये एक रिलेशन जानते हैं, चूंकि म्यू इक्वल टू 1/sin IC या sin C होता है, तो यहाँ से sin IC इक्वल टू 1/म्यू, तो 1/1 इक्वल टू 1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि sin IC इक्वल टू 1, तो 1 साइन को हटाना है, तो 1 साइन कितने का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है। साइन साइन हटा दीजिए तो IC कितना हो जाएगा 90, मतलब 90 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री, अपवर्तनांक 1 होना चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल सवाल है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं मेलस के नियम पे, बहुत अच्छा सवाल है। मेलस के नियम पर सवाल है, बहुत ही अच्छा। चलिए, एक प्रकाश पुंज के मार्ग में, एक प्रकाश पुंज के मार्ग में दो क्रासित पोलराइड A और B रखे हैं, दो क्रासित पोलराइड A और B रखे हैं। ठीक, इनके बीच में एक अन्य पोलराइड, इनके बीच में एक अन्य पोलराइड राइट C इस प्रकार रखा जाता है, C इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी ध्रुवण अक्ष, कि इसकी ध्रुवण अक्ष पोलराइड A की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाती है। इसकी ध्रुवण अक्ष पोलराइड A की, पोलराइड A की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। यदि पोलराइड A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यदि पोलराइड A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तो पोलराइड B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, तो पोलराइड B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, सवाल को ध्यान से पढ़ें।
एक प्रकाश पुंज है अध्रुवित प्रकाश पुंज है, उसके मार्ग में दो क्रासित पोलराइड रखे गए। जैसे एक पोलराइड ये हो गया, मान लीजिए इसकी एक्सिस ऐसे है, और दूसरा पोलराइड ये हो गया, मान लीजिए इसकी एक्सिस ऐसे, अभी फिलहाल ऐसे, ठीक, ए और बी। इनके बीच में एक अन्य पोलराइड सी इस प्रकार रखा जाता है। सी को ऐसे रखना है कि इसकी ध्रुवण अक्ष पोलराइड ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाती है, मतलब इससे ये थीटा कोण झुक जाती है। मतलब अगर ये तीसरा पोलराइड हम ये लेते हैं और ये थोड़ा दूर दूर बनाएं, तो इसकी इस तरह से अक्ष है, सी को इस बीच में रखा जाता है और इससे इसके अक्ष से 30 अंश के डिग्री पर 30 अंश के डिग्री पर इसकी अक्ष है, मतलब ऐसे है 30 अंश के अक्ष पे ऐसे। ये सॉरी 30 अंश नहीं है, थीटा है, थीटा थीटा। अब कह रहा है कि यदि पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश, पोलराइड ए से जो निर्गत है, यहां से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो, आई नॉट, तो पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो मान लीजिए यहां पे आई तीव्रता का प्रकाश गिराया गया, तो यहां जब निर्गत होगा तो आई नॉट हुआ वो आई बटे 2 हो जाएगा, आई बटे 2 हो जाएगा। है ना, यहां से जब आधा हो जाता है ना, ऐसा पता होना चाहिए। अब देखिए इससे जो प्रकाश निर्गत होगा उसकी जो एक्सिस होगी ऐसे होगी, मतलब ये इस तरह से होंगे, कंपन कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता को हम जो है वो आई नॉट कहते हैं और वो होगा आई का हाफ। ठीक, अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश दोनों पे अलग अलग गिरेगा, तो पहले इस पे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्सिस ऐसे है और इसकी एक्सिस अपनी खुद की, तो इससे निर्गत प्रकाश हम मेलस का नियम लगाएंगे। तो अब I1, इसको I1 या जो भी मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I ये है आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। अब आई नॉट की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ I/2 है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये है I1, दिख रहा है सही, ठीक। यही इंटेंसिटी जो I1 होगी वो इसके बाहर आएगी, और वो यहाँ पे I1 जो होगी वो कितने होगी, I/2, जिसको हम I0 जो है, इस यहाँ की तीव्रता I0 होती है, जिसको I/2 कहते हैं, या इसे I0 भी कह सकते हैं, है ना, कास स्क्वायर थीटा, या इसको I0 कास स्क्वायर थीटा। अब ये प्रकाश मान लीजिए ये जो अब जो सी से जो निकलेगा वो इस टाइप के कंपन निकलेंगे, ऐसे इस टाइप के जितने भी कंपन होंगे वो बाहर आएंगे,
है ना। और इसकी अक्ष ऐसे है और इसकी अक्ष ऐसे है जो इसी टाइप के कंपन तो बाहर आएंगे ऐसे वाले। तो इसकी तो ऐसे है और इसकी कैसे है, इस सीधे वाले से कैसे है, थोड़ा सा 30 डिग्री पे, नहीं ऐसे है। तो कहने का मतलब है कि ये हुआ थीटा है ही है ऑलरेडी, तो ये वाला जो एंगल होगा एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ सॉरी, तो ये, हाँ एक मिनट सॉरी, तो ये अब ये वाला प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा तो हम अब थीटा नया लेंगे, वो मान लेते हैं जो नया होगा उसको थीटा डैश मान लेते हैं, है क्या, जो थीटा होगा उसको ले लेंगे नहीं जो होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब जो यहाँ पे मैलस लॉ लगाएंगे तो उसका जो कोण होगा, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है पोलराइड की, और जो प्रकाश ध्रुवित हो रहा है उसका जो प्रकाश कंपन अक्ष कर रहा है ये है, तो इनके बीच का कोण लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब I1 का प्रकाश अब इसके ऊपर गिराएंगे तो इसे निर्गत प्रकाश क्या हो जाएगा I1, अब तीव्रता I2 ले लेते हैं, तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 हो जाएगी तो वो हो जाएगी I1 होता है और cos स्क्वायर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब I1 की वैल्यू रख देते हैं, I1 की क्या हो जाते हैं वैल्यू रख देते हैं, तो I1 की वैल्यू I2 बराबर होती है, I1 की वैल्यू जो होती है I/2 cos स्क्वायर थीटा या I0 cos स्क्वायर थीटा, I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहां से I0 की वैल्यू चाहे तो लिखो ये I/2 है, cos स्क्वायर थीटा अगर हम I का गिराए हैं, और cos 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये कह सकते हैं कि ये तीव्रता बाहर आती है, क्या कह सकते हैं ये, लेकिन हमें I0 के रूप में लिखना है तो I0 के ही रूप में लिख सकते हैं, या इसको I0 ही रखने दीजिए, I0 है तो चलिए I/2 होता अगर I का गिराएंगे, लेकिन वो कह दिया अपने से कह दिया कि I0, तो हमें I0 के फॉर्म में ही निकालना, हालांकि वो I/2 होता है तो उससे केयर नहीं करना है। अब देखिए अगर हम 4 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा कर दें तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यानी हम इसको हम लिख सकते हैं, सवाल को मिटा देता हूं ऊपर, है ना, I2 जो है निर्गत है वो हो सक जाएगा I/4। अब इस चीज को कुछ ऐसे लिखा जाए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का स्क्वायर, है ना, I0/4, इसे लिख देंगे sin 2 थीटा का स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी I0/4 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं I0/4 sin स्क्वायर 2 थीटा, ये वाली चीज जो है बाहर आएगी, यानी I2 जो बाहर आएगा वो होगा I0/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है हमें, जो ध्रुवित प्रकाश उसकी अक्ष और पोलराइड के अक्ष के बीच का कोण, यहाँ पे क्या था, इसकी इस तरह का अक्ष था और इसका ऐसा था तो थीटा लिया, यहाँ पे इस टाइप के कंपन बाहर आएंगे तो इसका इस तरह से ऑलरेडी थीटा कोण पे रहेंगे, और हमारे इस पोलराइड की अक्ष ऐसे है तो जब और इसकी ऐसे, तो ये वाला कोण लिया जाएगा,
तो ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा। जब इसके पार आएगा तो मेलस लॉ लगा देंगे, वो हो जाएगा I1 cos स्क्वायर 90 माइनस, और I1 की वैल्यू है I0 cos स्क्वायर थीटा है। तो I0 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसी को हल कर देंगे। यहाँ पे एक चीज बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तब इस टाइप की चीज आएगी। ठीक है, तो बस इसी पर ध्यान देना कि मेलस का नियम जो लगाना है वो उस पर गिरना चाहिए ध्रुवित प्रकाश। और एक चीज और भी देना चाहिए कि अध्रुवित प्रकाश जैसे ही पोलराइड से गिरता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ I/2 होती है, लेकिन उसको मान लिया वो I0, तो I0 ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जब भी ध्रुवित प्रकाश गिराएंगे तो निर्गत प्रकाश में मेलस का नाम लगेगा, नियम कि I1 हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा, यानी जो ध्रुवित प्रकाश गिराया गया उसकी तीव्रता, और थीटा जो होता है इसकी एक्सिस और इस पोलराइड के एक्सिस के बीच के कोण के कोसाइन का वर्ग। ठीक, अब इससे जो कंपन निकलेगा वो इस टाइप वाले निकलेंगे, है ना, इस टाइप वाले निकलेंगे। अब इसकी अक्ष तो ऐसी है कंपन करने वाले की, पोलराइड की ऐसी है, तो ये कोण चाहिए। अब इसकी ये तो थीटा थी इससे, तो ये 90 माइनस थीटा होगी। तो फिर अब ये प्रकाश जब इससे निकलेगा तो हम लिखेंगे I1 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फिर I1 की वैल्यू रख दीजिए, फिर उसे हल कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह के सवाल जो है हमें लगता है कि आएगा। तो ये मेलस के नियम पर आधारित सवाल था, और भी आपके किताबों में बहुत सारे सवाल दिए हैं, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं, और सवाल लगाते रहिए। फिर 6-7 सवाल है, इतना बहुत है, आप प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं, हालांकि कोई पूछता नहीं है, ये कहने की बात है। तो चलिए, अब इसका वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। छोटा सा वीडियो है, हालांकि वैसे ही न्यूमेरिकल का वीडियो कोई देखता नहीं है, बड़ा हो जाएगा तो और नहीं कोई देखेगा, तो इसलिए छोटा रहेगा, तो हो सकता है कम टाइम का, तो लोग इस पर कोशिश करें। तो हमें आशा है कि आपको ये सवाल लगाने का तरीका समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में पकड़ के चलेंगे तो आई होप कि आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, और सारे सवाल लगा पाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और ये चैप्टर भी अब यहीं समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर 11वां है, जिसमें हम लोग प्रकाश वैद्युत का प्रभाव और जो लाइट का डुअल नेचर पढ़ेंगे, और उससे जर्मर एक्सपेरिमेंट है उससे हम क्लियर भी करेंगे कि प्रकाश का बिहेवियर तरंग जैसा होता है। और ये भी हम देखेंगे कि पार्टिकल के 2 नेचर हैं, प्रकाश के 2 नेचर हैं, तरंग का भी और पार्टिकल का भी। ठीक है, तो चलिए अगले चैप्टर के साथ फिर नए टॉपिक के साथ आप मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।